देखिए आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वीडियो सीरीज। तो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का वीडियो अब बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, मैं आपको हमारे टारगेट है ऑब्जेक्टिव का टारगेट इसलिए किया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आप उठाते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और मैथमेटिक्स का बात करेंगे हम। और एग्ज़ाम अपना 2021 अपना टारगेट है, 21 वाले के लिए उसका टारगेट है। 2021 के लिए हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा ठीक है, इस पे तो बात करेंगे हम लोग। आज मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव बात करेंगे कि हम लोग आज क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके ऑब्जेक्टिव आप बढ़िया से पढ़ते हैं इसको तो आप बहुत अच्छा नंबर लग सकते। उससे पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, सुनिएगा, कुछ लाइन बताता हूँ आपको। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, इन लाइनों से, ठीक है। अब इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि आप मेहनत करते हैं ना, कि आप मेहनत करते हैं, आपको जो वर्क मिला है, आपको जो काम मिला है, उसमें आप पूरी अपना परफेक्ट देते हैं, आप कोशिश करते हैं कि 100% दे सके। तो याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। सफल होना है, आप अगर मेहनत करते हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन इंसान को खुद से लेनी चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। आप कह रहे सर कुछ तो बोलता होगा कि सर सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं समझते, बताइए। हम तो क्या करते जाते हैं, जैसे हमको मोटिवेशन लेना होता है तो हम क्या करते जाते हैं यूट्यूब पे, हम सर्च करते हैं संदीप महेश्वरी, अरे विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी है, जो भी कह रहे कि सर सही से बोलिए, ठीक है। जो भी अपना तुम सर्च करता होगा मोटिवेशनल लेक्चर, तो वहाँ सर्च करता देखता है, कह रहे सर देख के ना बड़ी मोटिवेट हो जाते हैं बस। लेकिन वो मोटिवेट साथ है ना कि कुछ घंटों के लिए रहता है, कुछ घंटों या बोले तो कुछ दिनों के लिए मोटिवेट रहते हैं। मतलब 1 से 2 दिन हो सकता है, बहुत रहा तो 1 से 2 दिन हुआ, या कुछ घंटे के लिए तो मोटिवेट रखता है। अब लगा कि भाई सुने, अभी वीडियो सुने, सर ने बोला था, संदीप महेश्वरी सर है ना, उसने हमको समझाया था कि नहीं ये सब गलत बात है, ये सब काम नहीं करना, जो भी है टाइम वेस्ट कर रहे अपना, तो वो सब नहीं करो, पढ़ाई करो, फोकस करो। लेकिन ऐसे जो आप मोटिवेट होते हैं किसी के मोटिवेशनल बातें सुन के या मोटिवेशनल लेक्चर देख करके आप मोटिवेट होते हैं, तो भाई याद रखना कि ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिलता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको सफल होने के लिए एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन सर कैसे मिलेगा वो, तो वो कहता है, उसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ मोटिवेशन। उसको क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। कह रहे ये क्या होता है, मैं समझाता हूँ उसको। सेल्फ मोटिवेशन मतलब कि आप खुद से मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कह रहे सर ये कैसे होगा, ये तब होगा जब आपको अपना गोल क्लियर होगा। जैसे अपना गोल क्लियर होगा, जैसे आप सोचिए ना, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, तो आप मान लीजिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए गांधी मैदान जाना है, पटना से हूँ, ठीक है। तो गांधी मैदान मान लीजिए जाना है, तो हमको पता है कि हम चलो ठीक है यहाँ रहते हैं, हमको मान लो कोई गायघाट से आ रहा है, तो गायघाट से ऑटो पकड़ेगा, गांधी मैदान के लिए चला जाएगा। उसको पता है कि हम गायघाट से या सिटी से कोई आ रहा है, तो क्या करेगा, सिटी में ऑटो पकड़ेगा, उसको पता है गायघाट जाएंगे, गायघाट से ऑटो पकड़ेंगे हम, फिर या ऑटो चाहे कोई भी गाड़ी से या अपना पर्सनल गाड़ी से भी आ रहा होगा, उसको पता है हम गायघाट जाएंगे, वहाँ से गांधी मैदान जाएंगे। उसको ये तो पता है, उसको डेस्टिनेशन पे जहाँ जाना है वो तो पता है उसको। लेकिन आपको पता है कि आपको लाइफ का डेस्टिनेशन नहीं पता है। आप बारीकी से समझिएगा हमारी बातों को, आपको खुद का लाइफ का डेस्टिनेशन ही नहीं पता है कि आपका ज़िंदगी किधर जा रहा है, आपका लाइफ किस रास्ते पे चल रहा है, किस मोड़ पे जाके रुकेगा, कहाँ तक जाएगा, आपको ये नहीं पता है। ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया है। ये इसीलिए नहीं पता है क्योंकि आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया हुआ है। जिस दिन आप अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि मेरे को ये करना है तो करना है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे को करना है तो करना है, बस फाइनल, ख़त्म, उसके आगे कुछ नहीं। करना है तो करना है, तो हम कर जाएंगे। अगर आपको गोल डिसाइड हो कि हमको वहाँ पे जाना है, तो आप देखते हैं, मान लीजिए किसी अननोन जगह पे जाना है, तो नहीं पता हो तो हम सर्च करते हैं, गूगल करते हैं कि भाई बताओ कौन सा रास्ता है। गूगल से पूछते हैं, बता भाई गूगल बाबा के पास सारा चीज़ का आंसर है, ठीक है। हाँ, तो पूछता है, उससे पूछता है कि बताइए सर कौन सा रास्ता से जाए, बता देगा तुमको, यहाँ से लेफ्ट टर्न, लेफ्ट राइट, ऐसे बताएगा, लेफ्ट राइट,
फिर टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ऐसे बताता है वो, ठीक है, ऐसे तुम पहुंच जाते। लेकिन इसी तरीके से क्या आपको अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य आपको पता है, गोल आपका कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन लाइफ का कहाँ है, पता है? नहीं पता है, इसीलिए आप मोटिवेट नहीं रहते हैं। अगर आपको पता होता कि हमारा क्या डेस्टिनेशन है, क्या गोल है, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। क्योंकि हमको पता है कि हमको करना देते हैं। मान लो किसी का अपना ख्वाहिश हो कि हम बड़ा सा ऑफिसर बन जाए, तो हमको ज़िंदगी थोड़ा अच्छा गुजरेगा। अभी जो भी आपका ज़िंदगी गुजरता है उससे तो अच्छा गुजरेगा ना, थोड़ा अच्छा ऑफिसर बन जाते हैं। या मान लो, सुन लो, तुम सोचना, अभी बैठे हो क्लास में, मान लो क्लास में सब लोग अभी पढ़ रहा होगा, तू भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, तुम्हारा दोस्त भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा होगा। नहीं, वही बताओ कि जब एग्ज़ाम होगा, बोर्ड्स का एग्ज़ाम तुम्हारा हो जाएगा, तो उसमें देखेगा कोई ना कोई तो टॉप आएगा ही। अरे बिहार टॉप तो कोई ना कोई करेगा ही ना भाई, करेगा। हाँ, तो आप सोचिए उसका क्या मतलब फील रहा होगा। जैसे मान लीजिए उसको कोई नहीं जानता, अभी आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, पता नहीं क्या हो सकता है हमारी क्लास से ही कोच कर जाए, कहीं से भी कर जाए, तो करेगा, मेहनत करेगा, वो करेगा। तो उसको कोई जानता है नहीं, लेकिन रातों रात छा जाएगा वो। अगर टॉप होता है तो नेक्स्ट डे वो छा जाएगा, पेपर की हेडलाइन में आ जाएगा, फलाना लड़का टॉप कर गया, ठीक है ना। तो ये कब आपको पता चलेगा, एक सेकेंड मैं तो दस कुछ, जब आपको खुद का डेस्टिनेशन पता है। आपको मान लीजिए अभी करेक्ट शॉर्ट टर्म सर, अभी मान लीजिए हम एग्ज़ाम पे ही फोकस करते हैं, तो हमको पता है एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, हमको आप मान लीजिए टॉप करना है, मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप समय को वेस्ट करिएगा, समय को आप बर्बाद करिएगा, समय आपको बर्बाद कर देगा। एक चीज़ बताता हूँ, एक और मोटिवेशन कहानी बताता हूँ, सुनना। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जगह, आप तुम मान लो तो है ना, तो मान लो कि हम ये कर सकते तो कर सकते, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। कोई दुनिया का ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है जिसको इंसान नहीं करता, हर काम करता है, हर बड़ा से बड़ा काम करता है। IT एग्ज़ाम देता है ना, सुना होगा, उसको भी इंसान ही निकालता है, वो भी टफ एग्ज़ाम है, कौन करता है, इंसान ही निकालता है, टॉप रैंक लाता है उसमें, कौन लाता है। तो अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना। सुनिए, हाँ बता दो, एक कहानी बताता हूँ तुम। तो हम कह रहे थे कि आप अगर जो चीज़ सोचते हैं ना, आप जो सोचते हैं वो आप कर भी सकते हैं। एक कहानी बता दो, आपने शायद नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो आप कभी सर्च कर सकते हैं उसको यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप देख के सर्च कर सकते हैं। क्या विल्मा रोडोल्फ, ठीक है, विल्मा रोडोल्फ का नाम आपने सुना होगा। पता तो उसकी कहानी क्या है। उसकी कहानी ये है कि वो जो है ना बहुत गरीब परिवार में जन्म लेती है, ठीक है, और उसका जो है ना कि समय से पहले जन्म होता है। इसके वजह से क्या होता है ना कि वो मतलब 4 साल की उम्र में उसको पोलियो हो जाता है। पोलियो जानते हैं, उसका क्या होता है, पोलियो हो जाता है, जिसके वजह से वो चल नहीं पाती, खड़ा नहीं हो पाती है, वो चलना फिरना उसके बस के बात नहीं होता है। तो उसकी माँ जो है ना, बहुत गरीब परिवार से तो थी ही, वो मतलब घरों घरों में काम करके अपना जीवन चला रही थी। वो क्या करते हैं ना कि उसका इलाज कराना, बहुत इलाज कराती है। डॉक्टर्स भी लास्ट में डॉक्टर बोल देता है कि ये अपने जीवन में अपने पैर पे कभी नहीं चल सकती। डॉक्टर का आप लाइन सुनिएगा, डॉक्टर ने कहा, उसकी माँ को बोल दिया, लेकिन डॉक्टर ने उसके माँ को बोला कि जीवन में ये कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकती, ये चल नहीं सकते। लेकिन उसकी माँ को बताओ कितना कॉन्फिडेंस था, फुल कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन था उसके अंदर कि नहीं ये चलेगी और ये अपने पैर पे खड़ा भी होगी और दौड़ेगी भी, ठीक है। इसलिए वो, और बताता हूँ कि क्या होता है ना कि विल्मा रोडोल्फ वो खड़ा भी होती है अपने पैर पे और दौड़ती भी है। एक इंसिडेंट होता है, उन्होंने कहीं पर जाहिर किया था, बताता हूँ क्या। तो वो जब क्लास में जाती है ना, व्हील चेयर पर जाती है क्लास में, तो वहाँ पे जब जाती है तो क्लास में वो ओलंपिक्स के बारे में टीचर डिस्कशन करता रहता है। टीचर से वो पूछता है सर ओलंपिक्स क्या होता है, उसके बारे में जानना चाहती है वो, ठीक है ना। टीचर्स भी डांट देता है उसको, जो भी हो अपना डांट देता है, तुम ओलंपिक्स जान के क्या करोगे, तुमसे क्या होगा। बहुत बुरा लगता है अगर किसी को बोलता हो कि क्या होता है, उसका बुरा लगता है। वो कर सकता है, ठीक है ना। तो मान लो वो नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो अपनी क्षमता को, मैं उसकी क्षमता को समझता हूँ। मैं बड़ों क्लास में ही पूछता रहता हूँ कि तुम कर सकते हो भाई, वो उसको समझ में नहीं आता है, उसको लगता है पता नहीं कैसे। मैं जानता हूँ वो कर सकता है, पता नहीं उसको ही नहीं पता कि वो कर सकता है। सुनो क्या हुआ, तो उसको लगा कि नहीं हमको खड़ा होना है। बच्चों को जब खेलता देखता है वो, बच्चों को जब खेलता हुआ देखती थी वो, तो उसको लगा कि नहीं हमको करना चाहिए, हम भी खड़े हो सकते हैं, हम कर सकते हैं। उसको कॉन्फिडेंस आया और वो खड़ा भी हुई। मैं बता दूँ, वो खड़ा भी हुई, या खड़ा ही नहीं, चली भी और साथ में साथ दौड़ी भी। और दौड़ी तो इतना दौड़ी कि ओलंपिक्स में वो 3 बार गोल्ड मेडल जीती। मैं बोल रहा हूँ कि वो खड़ा तो हुई और दौड़ी तो इतना तेज़ दौड़ी कि ओलंपिक्स में 3 बार गोल्ड मेडल जीती होती। जब वो गोल्ड मेडल जीती तो उनसे पूछा गया कि आपको तो पोलियो हो गया था, आपने फिर कैसे ये मुकाम आपने कैसे हासिल किया। तो उन्होंने बोला क्या, एक छोटा सा लाइन बोला, सुनिएगा। वो कही क्या
कि डॉक्टर्स ने तो मेरे को मना कर दिया था, डॉक्टर्स ने बोला था लाइफ में कभी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकती, लेकिन हमारी माँ जिसको फुल कॉन्फिडेंस था, उसको पूरा विश्वास था कि नहीं हम एक दिन खड़े होंगी और दौड़ेंगे भी, मतलब अपने पैर पे खड़ा हो सकते हो। तो हमको अपनी माँ का बात तो याद आ गया और अपनी माँ का बात को हमने दिल पे ले लिया और हमने अपने एक डॉक्टर्स का बात नहीं माना, डॉक्टर ने जो बोला उसका बात नहीं माना, लेकिन हमने अपने माँ का बात माना और मैंने खड़ी भी हुई और आपके साथ सामने रिजल्ट है। तो आप सोचिएगा ना, ये मोटिवेशन की कहानी है कि जो मान लीजिए जो खड़ा ही नहीं हो सकता है, अब सुनो, जो खड़ा ही नहीं हो सकता वो दौड़ने के बारे में क्या सोचेगा। वो अगर हिम्मत नहीं दिखाता, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता उसके अंदर कि मैं कर सकती हूँ, उसके अंदर नहीं होता तो कोशिश ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करती ना। अगर कोशिश ही नहीं करे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आप खुद से मोटिवेटेड रहिए। आप देखिए कि आपको करना क्या है, वो आपको लक्ष्य आपको सामने दिखेगा ना, तो आपको खुद से मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो बहुत बातें हो गई आज, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, वो सब बातें थोड़ा सा आपको याद आता तो ज़्यादा अच्छा है, अगर याद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा हो तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है मैं बताता हूँ। मेरे पास ब्रिलियंट का जो ऑब्जेक्टिव का मैथमेटिक्स है उसका बुक है, मैं उससे कराता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है A = AIJ M × N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या बोला इसने कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें बताइए, पहला ऑप्शन दिया कि M <n M छोटा है n से, दूसरा बोला M ग्रेटर है n से, तीसरा बोला M बराबर है n के, और लास्ट में डी ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज लिखा हुआ है कि बताइए कौन सा है। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया था क्या कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसी मैट्रिक्स को तब बोलेंगे जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। मतलब सर सीधे सीधे बोलना चाहें कि जितना उसमें रो होगा ना उतना ही कॉलम होगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसी बात आता है ना, जैसी तुम्हारे सामने स्क्वायर मैट्रिक्स आना है तो पहला ख्याल आना चाहिए कि भाई स्क्वायर बोल रहे हो ना, तुम स्क्वायर बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप स्क्वायर बोलना चाह रहे हैं तो उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। बस इतना तो हम बोल दिए, पहले ही बोल दिए, जैसे ही बोले ना क्वेश्चन हुआ हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो, अगर हमने बोल दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। तुम चाहो तो कंडीशन 1 लिखना फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना और कॉपी। सुनो, पढ़ते समय जब भी वीडियो देखो तो उसको मूवी की तरह मत देखो, साउथ मूवी नहीं चल रहा है। हाँ, करे साउथ मूवी देख, बहुत क्रेज है लड़का में, बहुत देखता है लोग साउथ मूवी। हाँ, तो वो मत देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, बस बैठ के बस सो गया, बस लेटा हुआ है, क्या करता है, मोबाइल में रखा हुआ है, साथ रखे हुए ना, देखिए नहीं, बस मस्त होके सो गया, देख रहा है मूवी। ऐसे मत देखना, लेक्चर का भी इस तरीके से नहीं देखता। आप सीरियस होके आप स्टडी टेबल पर बैठिए, अपना कुर्सी पे कॉपी पेन लीजिए और साथ में रखे रहिए और मोबाइल को सामने रखिए और उसमें पढ़ते रहिए, उसको बनाते लिखिए और उसको बनाइए, ठीक ना। हाँ, सुनिए, कह रहा फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ रो ये बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम के। बस खत्म हो गया। अगर ये बात तुमने समझ गया, खत्म हो गया। इसने क्या बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। अब सुनना, यहाँ जो ये लिखता है ना, तो पहला जो होता है ना वो किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है। पहला एम जो है वो रो को डिनोट करता है और एन जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। इसका मतलब सर रो, ये एम क्या बोलता है, एम बोलता है कि भाई मैं रो हूँ। एम क्या बोलता है, मैं रो हूँ। एन बोलता है मैं कौन हूँ, कॉलम हूँ। तो कह रहे भाई, ये बोलता है कि मैं रो हूँ, ये बोलता हूँ मैं कॉलम हूँ, और ये बोलता है कि मैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हूँ। ये बोलता है क्या, एम बोलता है मैं रो, एन बोलता है मैं कॉलम हूँ, और ए बोलता है कि मैं तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स हूँ। इसका मतलब भाई कि अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। बोले तो एम बराबर एन, बोले तो एम बराबर एन। नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सी, इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद हम चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, कहता है कि दो वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू, मैं हटा दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई
एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। 3x + 7, 3x + 7 और यहाँ पे दिया हुआ वाई + 1 और फिर दिया हुआ है 5, 2 - 3x और ये दोनों बराबर है इसके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0, 8 और y - 2, 4 और इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है सुनना। ऑप्शन दिया हुआ है ए में, ऑप्शन दिया हुआ है कि x का वैल्यू दिया, ऑप्शन पर तो हमको लिखना पड़ेगा, तो हमको मिटाना तो पड़ेगा, हटा देते हैं उसको, ऊपर वाले को हटा देते हैं, ऑप्शन को हम नीचे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऊपर करेंगे। ठीक है ना, मैं एक बार चेक कर लूँ। ऑल इज वेल, बिल्कुल। देखना भाई, अब इसने बोला कि ऑप्शन बोला कि ए में क्या बोला, देखो ए में बोला कि x का वैल्यू, ए में बोला x का वैल्यू जो दिया है ना -1/3 है और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। बी में बोला नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी में क्या बोला नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड मतलब क्या, बी का वैल्यू निकालना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सी वाले ने बोला, सी वाले ने मुंह खोला और बोला, क्या बोला वो सुनना। इसने बोला कि भाई y तो ले, तो हम देते हैं y का वैल्यू कितना 7 और x का वैल्यू देते हैं थोड़ा -2/3। ठीक है, बढ़िया। और इसने फिर डी वाले ने बोला, क्या बोला देखना, डी वाले ने बोला कि x का वैल्यू देते हैं -1/3 और y का वैल्यू देते हैं -2/3, यही है ना। ठीक, सुनना। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, क्वेश्चन वाले ने बोला कि कहते हैं कि x और y का कौन सा वैल्यू लीजिएगा, कहते x और y का कौन सा वैल्यू लीजिएगा जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप सुनिएगा कि दो मैट्रिक्स को हम लोग बराबर कब बोलते हैं, दो मैट्रिक्स को हम लोग बराबर तब बोलते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम बराबर तब बोलेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब सर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम कहें हाँ भाई कहानी तो यहाँ सेम होना चाहिए, 2 × 2 यहाँ भी 2 × 2, कहते बात बन गया सर, दोनों का ऑर्डर सेम है। बोलिए दूसरा कुछ बोलना चाहते हैं क्या, तब हमने बोला हाँ दूसरा बोलना चाहते हैं कि ऑर्डर सेम हो जाना, तब देखना उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो अब चूंकि इसने बोला ही है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई निकालना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से क्या है 3x + 5 बराबर कितना दिया हुआ 0, 3x + 5 नहीं, 3x + 7 बराबर 0 है, नहीं यहाँ 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3x बराबर कितना हो जाएगा -7, बोले तो x बराबर कितना हो जाएगा -7/3, -7/3। y को निकाल लेते हैं, y को निकाल लेते हैं, y तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y - 2 बराबर 5 या 5 बराबर y - 2। तो हम बोल सकते हैं y - 2 बराबर कितना 5, तो y बराबर बोल भाई ये 2 उधर जाएगा तो 5 + 2 बोले तो y बराबर 7, y का मान कितना है 7, कितना है जी y का मान 7। कह रहे सर ऑप्शन में मिलाइए तो ज़्यादा, देख भाई ए का ऑप्शन -7/3, x तो कहीं है ही नहीं है, देखो कहीं है क्या -7/3 नहीं है, y है 7 तो y तो 7 यहाँ भी है, y तो 7 यहाँ भी है, ठीक है। अब y 7 इधर नहीं है, इसका मतलब सर ये तो x नहीं मिला, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसका मतलब सर ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला बात। दूसरी बात तुम निकाल के चेक भी कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हैं तो एक्स का सिंपल एक ही वैल्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू आ जाता है, देखना। इसीलिए इसने बोला है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, एक्स का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों बोला, क्योंकि एक्स का एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल का दो वैल्यू यहाँ पर आ जाता है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। देखना कैसे, यहाँ पे देखो हम क्या बोलते हैं 2 - x को बोल सकते हैं, सॉरी 2 - 3x बराबर क्या बोल सकते हैं 8 बोल सकते हैं। हम क्या बोलते हैं इस वाले -2 को उधर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा, तो -3x बराबर 8 - 2, तो -3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, x का मान -2, x का मान कितना आ जाएगा -2। कह रहे सर देखिए ना, x का मान एक तो आया -7/3, x का मान -2, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि दो वैल्यू ना ही मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा खा रहा है, ना ही मिलेगा। इसीलिए इसने बोला कि इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ख़त्म बात, ठीक है। अब देखिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन वा करते हैं। छाप डालो, लिखना हो तो तुम लिखना, क्वेश्चन वन लिखो। मिटाते हैं, हम तो मिटाएंगे। अब इसको भी हटा देते हैं ताकि ऊपर को हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखना, क्या बोला कि द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच हैज़ 0 और 1 एज इट एलिमेंट्स। अच्छा, कराइबे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। देखो क्या बोला, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड, ठीक है, क्या बोले, छोड़ो ना इसको, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, हमको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। और इसने क्या बोला है आगे, ऑफ ऑर्डर 3x3 का, 3x3 विच हैज़, अच्छा ठीक, विच हैज़ 0 और 1 एज इट एलिमेंट्स। बताओ। और ऑप्शन ए में दिया है 27, बी में दिया है, क्या दिया बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन दिया हुआ थोड़ा 81 और डी ऑप्शन वह दिया हुआ है थोड़ा 512। तो याद आ रहा होगा, इसका आंसर वह 512 होता है, ठीक है। देखो यहाँ सॉल्यूशन वह देखो। अब बात करते हैं कि भाई मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, उस पर बात करते हैं। सुनना ज़्यादा, पहली बात कि सर इसने हमसे कितना ऑर्डर का पूछा, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तुम जानते हो, लिख डालो। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लिख देते हैं, A11, A12, A13, ठीक है। मैट्रिक्स पहला, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये पहला रो और पहला कॉलम का है। इसके बारे में बोल रहे तो हम बताते हैं, देखो पहले लिख लेने दो। देखो हम क्या बोलते हैं, आप एलिमेंट्स देख के आप ये बता सकते हो कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम का है। देखो यहाँ ये 1 बोल रहा है, इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम। ये 1 बोलने का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। 1 बोलने का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स, ठीक है, ये है। लेकिन इसने बोला है कि 3x3 का तो निकालिए, लेकिन आप एलिमेंट्स क्या दीजिए, आप 0 दीजिए या तो 1 दीजिए। बोले तो भाई हम या तो इसके जगह पे क्या डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, या इसके जगह पे 1 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, या तो इसके जगह पे 0 डालेंगे, नहीं तो इसके जगह पे 1 डालेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी हम 0 डाल सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं। यहाँ भी हम 0 डाल सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं। कह रहे सर कितना बार करिएगा आप, हम बताते हैं ना कितना। चूँकि ये 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स को रिप्लेस करने का 2 तरीका है, या तो आप 0 डाल के मैट्रिक्स बनाइए और नहीं तो 1 डाल के मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। या तो आप 0 डाल के मैट्रिक्स बनाइए या तो 1 डाल के मैट्रिक्स बनाइए। तो यहाँ से एक तरीका आता है क्या कि सर आप एक एलिमेंट्स को 2 तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। एक एलिमेंट्स को कितने तरीके से रिप्लेस करते हैं, 2 तरीके से। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सर हमारे पास तो 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँ ना, तो हो जाएगा 2 का पावर 9। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बोले तो 2 का पावर 9, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएगा 2 का पावर 9। क्यों 2 का पावर 9? क्योंकि आपको एलिमेंट्स जो दिया है ना कि 2 एलिमेंट्स दिया है। एक एलिमेंट को आप 2 तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ किसी ने एक और एलिमेंट दे देता, बोल देता 2 भी है, तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स को 3 तरीके से करते थे। यहाँ बोलते 3 का पावर 9, लेकिन अभी इसने 2 ही एलिमेंट्स दिया था, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं 2 का पावर 9। और 2 का पावर 9 बोले तो 512, ये आंसर होता है। 2 का पावर 9 बोले तो 512। तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया रहेगा उतना का पावर और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दीजिएगा। सुनिए, इसका एक लॉजिक भी आप बता सकते हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इंटरे दिया हुआ है, कितना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दिया, तो आप याद रखिए हमेशा 2 का पावर और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9 है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या, उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करा दीजिए, जितना आएगा वही उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ देख भाई 3 और 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब इस वाले मैट्रिक्स में अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 9 है। कितना है भाई, 9 है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स जो बनेगा ये बनेगा 2 का पावर 9 बोले तो 512। हाँ ख़त्म। चलो इसको हटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़ और, जो भी लोग
जो भी नए लोग हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो क्या करना है, चैनल को उसको सब्सक्राइब करना है। और आप याद रखिए हमारे साथ साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको भी पता होगा कि आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 50 मार्क्स अगर पूरा लाता हो यहाँ पे काट नहीं सकता है। मास्टरवा को कितनों मन करेगा ना, नहीं काटेगा। हाँ, कितनों मन करेगा कटवे नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ तरीके ही नहीं काटने का, कुछ नहीं रहता, सिर्फ ऑप्शन दिया है उसको सर्कल करना। बताओ उसमें क्या गलती करेगा स्टूडेंट? सही बनाएगा तो सही ऑप्शन आएगा, सही टिक मारेगा, वहाँ पे काहे काटेगा। लेकिन सब्जेक्टिव भाई लिखते हो, वहाँ पे सॉल्यूशन करते हो, तुम ज़्यादा गलती करके काट करोगे ना, साफ साफ नहीं लिखा रहेगा तो उसको 5 नंबर का, तो उसका मन करेगा 4 नंबर देगा, तो 3 नंबर देगा, तो वहाँ पे कर सकता है वो। लेकिन इधर नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा। मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव वाले में तो खैर फिक्स है। दूसरी बात, मैट्रिक्स आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। और इससे मेरे ख्याल से 2020 में आप देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आया हुआ था। 2019 में 5 से 6 क्वेश्चन आया गया था, 5 क्वेश्चन शायद, 5 क्वेश्चन आया था, हाँ 5 क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन 2019 में आया था, इस साल आ गया था 20 में 4 से 5 क्वेश्चन आ गया था। तो इतना क्वेश्चन ना ज़्यादा क्या दिक्कत है, हमको 60 को क्वेश्चन बाद देगा, हमको बनाना तो कोई 5 को है, कोई 50 को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्सवा का आसान लगेगा तो मैट्रिक्सवे में से बना देंगे हम, उसका 4 को 5 को जितना दिया था सब बना देंगे उसका, ठीक है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे साथ जुड़िए। जो भी लड़के हमसे पढ़ रहे अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं है, कहीं भी पढ़ रहे अच्छी बात है, कहीं पढ़िए अच्छे से पढ़िए, हम यही चाहते हैं। और हमारे साथ साथ आप जुड़ जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ साथ जुड़ जाइए। आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। मैं आपको टाइम फिक्स कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आते हैं, एक टाइम फिक्स करेंगे। मेरे ख्याल से आपको मॉर्निंग 8 बजे ही पर डे नहीं सॉरी, अभी अल्टरनेट डे पे आपकी वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो कुछ दिन में हमको जरूरत पड़ेगा तो हम रेगुलर भी कर सकते हैं इसको, तो वो मैं टाइम फिक्स कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उस समय हम बता दूँगा आपको, ठीक है। अभी बस क्वेश्चन करते हैं और आप जुड़ जाइए। सभी लोग जो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका जो दोस्त है कहीं पढ़ रहा है उसको भी बताओ, भाई रे मारो उसको, नहीं पढ़ रहा है ना, मारो उसको एक झापा मारो, बोल भाई पढ़, एग्जाम्बा आ रहा है तुम्हारा, पढ़ एग्जाम्बा। बस टाइम तो कहाँ है, देख यार नवंबर खत्म हो गया, देखते देखते अक्टूबर निकल गया, पता भी नहीं चला तोरा। अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर आया बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी, 3 महीना तोरा पास है। 3 महीना तुम जितना अच्छा से कर लेगा ना, जितना अच्छा से 3 महीना निकाल लेगा एग्ज़ाम हॉल में, उतना ही अच्छा तुम्हारा एग्ज़ाम हॉल का समय बीते। अगर इस 3 महीना में तुम नहीं पढ़ा, नहीं कुछ किया, एक दोस्त बता रहे ना, एग्ज़ाम हॉल का आपको जो टाइम 3 घंटा जो है ना, इतना ख़राब गुजरेगा, ज़िंदगी का सबसे ख़राब टाइम वही होगा। लेकिन आप मेरे साथ साथ मेहनत करते हैं, हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे आप करते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना तो हमको थैंक यू बोल दीजिएगा, हमको आप थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। क्यों? इसलिए बोलिएगा क्योंकि जो पढ़ाएंगे ना वही आना है। हम जितना करा रहे हैं क्वेश्चन सब वो कर लो, बस उधर से ही आना है, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा क्वेश्चन, ये भी बोल देता हूँ, ठीक है ना। हाँ बहुत होगा, थोड़ा बहुत कभी इधर उधर करेगा, लेकिन तुम मान के चलो कि वही सब क्वेश्चन आने वाला है। जो हम कराते हैं वही कराओ और कॉपियों को पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो कॉपियाँ पढ़ो, कॉपी में जो लिखा था उसको पढ़ो। चलो ठीक है, हम करते क्वेश्चन। अच्छा, एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आ गया, क्या देखना चाहता। चौथा क्वेश्चन में देखो, चौथा में बोला कि एक मैट्रिक्स एक्स है, ये तो बड़ा क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखेंगे। एक्स का ऑर्डर दिया हुआ कितना, 2 क्रॉस n का दिया हुआ है, फिर y का ऑर्डर दिया हुआ है, y इसका ऑर्डर दिया हुआ है, मैं सबका ऑर्डर लिख देता हूँ, 3 क्रॉस k का, और इसका ऑर्डर दिया हुआ है कितना, z का ऑर्डर दिया हुआ है, कहाँ गया जी, 2 क्रॉस p, और w का ऑर्डर दिया हुआ है, कितना दिया w का, n क्रॉस 3, और p का जो ऑर्डर दिया हुआ है एक की दिया हुआ है p क्रॉस k। तो आपसे बोल रहा है ना, आपसे पहला क्वेश्चन भाई इसने पूछा, क्या पूछा आपको, ये बोल रहा है क्या, कह रहे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। इसका ऑर्डर पहला ऑप्शन दिया इसने कि ऑप्शन दे रहे तो देखो क्या देते हैं, k बराबर 3 और n बराबर p, पहले में बोला। दूसरा में b में बोला कि ले तो हम देते हैं k हैज़ एनी वैल्यू, और इसने बोला p का मान 2 दे दिया। फिर c वाले ने बोला, इसने बोला क्या p हैज़ एनी वैल्यू, इसने बोला कि p का कोई भी वैल्यू हो सकता है। दूसरा क्या बोला इसने कि देख भाई k बराबर 3, और d वाले ने तो आपको दे ही दिया, क्या दिया कि k बराबर 2 p बराबर 2,
2p बराबर 3, ये चीज़ें आपको दिया है। पहला क्वेश्चन ये है, किसने बोला, देखिए समझो, ध्यान से समझा, देखो बस देखो, ध्यान से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक ना। हाँ तो हमरा से नहीं समझ में आएगा तो कहीं नहीं समझ में आएगा। देखिए कह रहे सर अपना तारीफ़ कर रहे हैं, हाँ भाई तारीफ़ करेंगे ना। तो देखिए क्या बोलता है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इसका ऑर्डर बोल रहा है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहला बात सुनो, बारीकी से समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। करते क्या है कि आपको इसका ऑर्डर पूछा ना, तो हम इसमें इसको ऑपरेशन करते हैं इसका। देखो कैसे करेंगे ऑपरेशन, हम बताते हैं, सारा चीज़ें खोल के रख देते हैं यहाँ। देखिए यहाँ पहली बात सॉल्यूशन देख, अगर इसने बोला ना हमको पी वाई, इसका मतलब सर पी वाई बोला है, तो पहली बात तो हमको इस पर कर लेते हैं, इस पर बतिया लेते हैं इससे। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हम पी के साथ, पी का मल्टीप्लिकेशन वाई के साथ हो रहा है। तो कह रहे सर मल्टीप्लिकेशन, कहानी में ट्विस्ट। कह रहे क्या, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने आपको पढ़ाया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहला वाला का ऑर्डर, पहला वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। मतलब सर इसका आप कॉलम बोलते हैं ना, जैसे मान लो इसको बोले m क्रॉस n, यहाँ फिक्स है तो इसका जो कॉलम n है ना, तो यहाँ पे n ही आएगा। मान लो ये कुछ और हो सकता है, n क्रॉस p हो जाता तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनना किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले रो के बराबर हो जाए, तब हम बोलते हैं उसको, उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसका मतलब सर हम पहले इसका ऑर्डर उधर देख लेते हैं। सब बताओ यहाँ पे क्या लिखा, पी का ऑर्डर बता, पी का ऑर्डर कितना दिया हुआ, यहाँ देख पी क्रॉस के, इसका ऑर्डर दिया पी क्रॉस के। अब देखिए उसके बाद वाई का ऑर्डर कितना दिया हुआ सर, वाई का दिया है 3 क्रॉस के। तो क्या सर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो इसने बोला सर के तो यहाँ पे वैल्यू दिया ही नहीं, के क्या होता है यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है, तभी तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है, ये भी हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ से क्या मैट्रिक्स बनेगा, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो सर इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो रहा है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हुआ होगा जब इस के का वैल्यू क्या रहा होगा, इसके बराबर रहा होगा। के का वैल्यू क्या हो रहा होगा, इसके बराबर होगा। बोले तो के बराबर कहीं ना कहीं 3 रहा होगा, तब ना बोलेंगे पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है। अरे बोला रे, पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो के बराबर यहाँ से क्या माना गया 3। सुनना अब आगे देखते हैं, प्लस दूसरा को देखते हैं, इसको भी खोलते हैं वाई। देखना इसका ऑर्डर क्या बोला है हमने बोला भाई डब्लू तो है ना, तो डब्लू जो है उसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, और वाई का ऑर्डर तो हमने अभी जस्ट लिखा था क्या 3 क्रॉस के। इसका मतलब सर आप ये बताइए हमको कि यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन तो होगा, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, बोले तो पहला का कॉलम दूसरे के 2 के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब अगर जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो इसका ओवरऑल जब मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जब सेम हो जाता है ना, ये दोनों सेम हो जाता है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बटेगा यही इसका पूरा ऑर्डर आएगा, इसके बाद जो बचता है ना वो इसका ऑर्डर आता है। तो इसके बाद क्या बचा हुआ है सर, देखिए ना पहला से तो हमको एन आ रहा है, दूसरा से क्या आ रहा है भाई के आ रहा है। इसका मतलब सर डब्ल्यू वाई जो है ना इसका पूरा का ऑर्डर क्या आ रहा है एन इंटू के आ रहा है। सर यहाँ भी बात कर लीजिए, देखो यहाँ पूरा का जो ऑर्डर आएगा ना, यहाँ पे के का मान कितना आ गया है 3 आ गया, के तो 3 आ गया। इसका मतलब सर यहाँ से जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर कितना आ रहा है पी क्रॉस के का आ रहा है। कितना का आ रहा है पी क्रॉस के का आ रहा है। अब देखो हम ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर पी क्रॉस के, ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस के। अब सुनना यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी करते हैं, हमने पढ़ा था कि जब किसी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी आप कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आया है इन दोनों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी हम इसको जोड़ेंगे। अगर कोई बोलता है कि एक मैट्रिक्स ले लो 2 क्रॉस 2 का, एक मैट्रिक्स ले लो 3 क्रॉस 3 का, अब बोलेगा तुम जोड़ो इसको, मारेंगे तोड़ा, तो बोलना उसको मारेंगे रे, तुम क्वेश्चन सही से दो, उसको कहना कि नहीं ऐसे तो हम इसको जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2 वो दोनों जोड़ेगा ही नहीं। कहेगा क्यों नहीं जुड़ेगा बता, तो तुम बोलना ना कि इसलिए नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका ऐसे बोलना तुम, क्योंकि पहला वाला मैट्रिक्स तुम बोला ना 2 क्रॉस 2, दूसरा वाला मैट्रिक्स क्या बोला 3 क्रॉस 3, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर तो सेम है ही नहीं है। कहे अरे तो पढ़ा हुआ लग रहा है पढ़ा। हाँ मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब पहले वाला का ऑर्डर जो है ना दूसरे वाले के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर हम ये बोलना चाह रहे हैं इसका ऑर्डर जो है ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर ये दोनों तो बराबर हमको के दिख ही रहा है, इसका मतलब सर p बराबर n होना चाहिए। तो हमने बोला हाँ, अगर p बराबर n हो गया और k का मान हमने निकाला ये 3। अब देख ऑप्शन मिला
पी का मान एन, एन बराबर पी यहाँ मिला, के बराबर 3 यहाँ मिला, इसका मतलब ऑप्शन ए खत्म हो गया ऑप्शन ए। दूसरा देखना, दूसरा क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इसने बोला n बराबर p है। दूसरा क्वेश्चन एक और हमसे बोला है कि n बराबर p है, फिर बोला इसने कि 7x माइनस का 5z, इसका ऑर्डर बताइए कितना आएगा। ऑप्शन इसने दिया है, ए में दिया है 2 क्रॉस n, क्या दिया है, कहाँ गया जी, हाँ देख लेते हैं, गलती ना लिखे ऑप्शन, क्या दिया है 2 क्रॉस, कहाँ गया, हाँ p क्रॉस 2, 2 क्रॉस n, n क्रॉस 3, p क्रॉस n। अच्छा ये दिया है p क्रॉस 2, b ऑप्शन दिया है 2 क्रॉस n, c ऑप्शन दिया है p क्रॉस 3 और d ऑप्शन दिया हुआ है p क्रॉस n। ऐसा मान लो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब तुमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। पहली बात सर यहाँ बताइए, ये जो हम क्या करें, इस बार हम जोड़े थे, इस बार क्या करें, घटा रहे। तो घटाने का भी मतलब होता है दो मैट्रिक्स को आप तभी घटाएंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी मैट्रिक्स में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी कांस्टेंट से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑर्डर तो थोड़ी बदलेगा। अगर मान लो हम थोड़ा बोलते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर थोड़ी बदलेगा, ऑर्डर नहीं बदलता है। कैसे, तुम देखना, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर नहीं बदलेगा। इसका मतलब सर x का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर क्या होगा, 7x का, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने के x का ऑर्डर नहीं बदलेगा। क्योंकि हम x वाला मैट्रिक्स में 7 से हम मल्टीप्लाई भी कर दे तो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदलेगा। इसका मतलब सर x का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर क्या होगा, 7x का। इसका मतलब सर यहाँ भी बोल सकते हैं क्या, जो z का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा 5z का। तो हमने बोला हाँ, अगर ऐसा बोलते हो तो ज़्यादा सोचना कि हमको तो पता है x 7x, तो हम जान रहे हैं कि x का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, जितना x का ऑर्डर होगा उतना ही ऑर्डर होगा 7x का। तो x का ऑर्डर देख क्या दिया हुआ है, 2 क्रॉस n माइनस और क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया 5z और z का ऑर्डर तो हमको पता ही है, z का ऑर्डर कितना है, z देख यहाँ 2 क्रॉस p। अब देख यहाँ ये दो मैट्रिक्स घट रहा है, ये दो मैट्रिक्स घट के यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को तभी घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहली बात। और मैट्रिक्स घटाने के बाद जो मैट्रिक्स नया वाला मैट्रिक्स बनेगा तो उतना ही ऑर्डर आएगा जितना ये सब का ऑर्डर आएगा। मान लो ये वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होता है, ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा, तब ये घटेगा। और घटने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा तो उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का ही होगा। इसका मतलब सर यहाँ पे तो दोनों अलग अलग दिया हुआ है ऑर्डर, देखो यहाँ ये दिया हुआ, यहाँ ये दिया हुआ। तो हम मान लेते हैं इस वाला मैट्रिक्स का ये वाला, अगर मान लेते हैं हम ये वाला जो ऑर्डर है ना 2 क्रॉस n, यहाँ भी 2 क्रॉस n रहता, तो इस दोनों को घटाते यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आप दोनों को क्या करिए 2 क्रॉस n मान लीजिए, या तो हम क्या करेंगे इसके जगह पे भी हम क्या बोलते हैं, ये भी भाई तो 2 क्रॉस n ही है, तो इसमें से ये घटेगा तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी 2 क्रॉस n ही आएगा, 2 क्रॉस n ही आएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सर यहाँ 2 क्रॉस n जो लिख रहे हैं ना, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, जेड का ऑर्डर 2 क्रॉस p है, तो आप ये भी तो बोलते हैं कि इसी को बना दीजिए 2 क्रॉस p, ठीक है बना सकते हैं। तो ये भी 2 क्रॉस p, ये भी 2 क्रॉस p, तो आने वाला जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आने वाला है, 2 क्रॉस p का आने वाला है। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो दोनों सेम हो जाइए और नहीं तो दोनों अलग अलग रहता। देखो यहाँ से क्या हो जाता है, ये तो अपना क्या था 2 क्रॉस n का था, ये कितना था 2 क्रॉस p का था। तो यहाँ तो या तो हम क्या करते हैं इसको भी 2 क्रॉस p बना देते तो ये दोनों बराबर होकर 2 क्रॉस p बनता, या इसको हम 2 क्रॉस n रहने दिए, इसको 2 क्रॉस n बनाते तो ये बनता। लेकिन अब मिलाते हैं कि यहाँ से दो तरीके का आंसर आ सकता था, 2 क्रॉस n आता या तो 2 क्रॉस p आता, लेकिन ऑप्शन में हमारे को क्या दिया है 2 क्रॉस p, यहाँ पे नहीं दिया है, ये नहीं है, p क्रॉस 2 और 2 क्रॉस p बराबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि दो कितना है p है, और यहाँ बोल रहा है इसका दो 2 है, और यहाँ बोल रहा है कॉलम 2 है, यहाँ बोल रहा है कि कॉलम p है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब कहीं यहाँ देखते हैं ये वाला तो कहीं है, ये नहीं है, ये वाला कहीं है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है 2 क्रॉस n, और 2 क्रॉस n हम बनता भी दोनों का ऑर्डर सेम रखते, इसको भी 2 क्रॉस n बोले थे, इसको भी बना देते 2 क्रॉस n, और दोनों का घटने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस n। मेरे ख्याल से समझ में आया, ठीक है। तो इसको लिखो, एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक सही जा रहा है। मिटाते हैं अब, ठीक देखो यहाँ, अब देखना। अब उसके बाद हम कहते हैं
चौथा क्वेश्चन हो गया था, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोला है कि ए एंड सिमेट्रिक देन आपको बताना है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम, लिख दीजिए ये भी, ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। देन आपको ये बताना, देन ए बी माइनस बी ए जो होगा ना, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा ये बताना है आपको। और ऑप्शन में आपको दिया है, ए में दिया है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, बी ऑप्शन दिया हुआ है सिमेट्रिक, और सी ऑप्शन दिया हुआ है नल मैट्रिक्स, और डी ऑप्शन दिया आइडेंटिटी। ठीक है, देखो सॉरी, ठीक है मैं एक बार चेक कर लूँ, थोड़ा सा हिल गया था। सब दिख रहा है, बिल्कुल सब दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। देखो यहाँ अब क्या बोलते हैं ना, अब इसने बोला हमको सॉल्यूशन, देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहली बात है कि सर सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, तो सिमेट्रिक सुनना, सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका ऑर्डर किसी मैट्रिक्स ए है, उसको अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं और आपको क्या मिल जाए, यही मैट्रिक्स मिल जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर आपको वही मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज ले रहे हैं और उसका नेगेटिव के बराबर मिल जाए, मतलब हम ए का ट्रांसपोज लिए, आपको क्या मिल गया, माइनस ए मिल गया। ए का ट्रांसपोज लिए तो हमको क्या मिल गया, माइनस ए। इसका मतलब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपको मैं बोलता हूँ सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक ये तब होता है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, देखो फ़ायदा क्या है तुमको करने से कि हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पर भी सिखाते जा रहे हैं। हाँ, जब ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अब कहते हैं सर ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज निकालना है ना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है, इसका सीधा सीधा मतलब है उसमें जितना नंबर ऑफ रो है ना, तो रो को कॉलम बना दीजिए। मतलब R1 को आप क्या बना दीजिए, C1, R2 को बना दीजिए C2, R3 को बना दीजिए C3, तो वो क्या बन जाएगा, अपना ट्रांसपोज निकल जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लो इसको P मान लेते हैं, P बराबर क्या मान लेते हैं, AB माइनस बी ए मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज यहाँ लिखते हैं, अब P का ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो P का ट्रांसपोज का मतलब हम क्या कर रहे हैं, AB माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं। नहीं, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर आप A प्लस बी का ट्रांसपोज करिएगा ना, ये हो जाता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। नहीं, अगर मैंने ये भी बोला था कि A माइनस बी रहेगा तो ये हो जाता है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ये भी हमने बोला था कि अगर AB का ट्रांसपोज करिएगा तो यहाँ ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि AB का ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये हो जाता है पहला इंटू दूसरा है ना, तो दूसरा का ट्रांसपोज बोले तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, बोले तो AB का ट्रांसपोज करना होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा लास्ट से B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, बस इतना लिख देना है। तो यहाँ देखिए AB का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस में BA का ट्रांसपोज, बोलो होगा। ठीक, अब यहाँ देखना, यहाँ क्या बोला कि इसका ट्रांसपोज अब मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, फिर क्या हो जाएगा B का, यहाँ हो जाएगा आपका A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। लेकिन इसने बोल दिया है कि A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A और B सिमेट्रिक है, मतलब A ट्रांसपोज बराबर A और B ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, तभी ना बोलेंगे सिमेट्रिक। मतलब A ट्रांसपोज का वैल्यू A है और B ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, B। अब यहाँ देखना, मैं इसके नीचे ही कर लेता हूँ, अभी है मेरे पास जगह, देखो यहाँ। इसका मतलब सर हम A ट्रांसपोज के जगह पे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, B ट्रांसपोज के जगह पे क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको A ट्रांसपोज दिख रहा है वहाँ क्या लिख दीजिए, A लिख दीजिए, और जहाँ B ट्रांसपोज दिख रहा है वहाँ B लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा B, यहाँ पे आ जाएगा A माइनस A B। अब क्या बोलता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो देखो क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाता है, BA माइनस AB है, तो अब क्या हो जाएगा AB माइनस BA, और इसका ट्रांसपोज लिए थे। अब AB माइनस BA को ही हम क्या माने थे, P माने थे। देखो यहाँ AB माइनस BA को हम क्या माने थे, P, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे P,
तो पी का ट्रांसपोज किए तो हमको किसके बराबर मिल गया, माइनस ऑफ पी के। अगर पी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ पी के तो सर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया उसके नेगेटिव के बराबर मिल जाता है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब पी का ट्रांसपोज किए तो पी माइनस पी के बराबर मिल गया, इसका मतलब जो अपना ये आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक इसका आंसर। ठीक है, तो लिख डालिए, इसको लिख डालिए, पूरा छापिए। लिखना है, कॉपी में लिखते जाओ, कॉपी कलम साथ में रखना, लिखो इसको। चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, देखिए अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं तो आपका टाइम हो रहा है अभी 3 बजने में जो है ना बस 10 मिनट कम है। देख सकते हैं आप, टाइम भी देख लीजिए, यहाँ पर घड़ी आपको दिख रहा है। तो 3 बजने में 9 मिनट, 10 मिनट मान लो कि 10 मिनट कम है अभी 3 बजने में। मतलब ये दिन का टाइम नहीं बोल रहा, रात का टाइम है। ठीक है ना, तो मैं रात को जग के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि रात में जागा हुआ हर लड़का आशिक नहीं होता साहब। ठीक है ना, रात में जो जगता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का आशिक है। हाँ, रात में जगा हुआ लड़का हर लड़का आशिक नहीं होता। हो सकता है वो मेहनत करता हो, पढ़ रहा होगा। कोई और भी मान लो तुम में से भी बहुत सारा लड़का होगा जगा होगा तो पढ़ रहा होगा भाई, रात में जग जग के पढ़ता है। ठीक है ना। हाँ, अपने लक्ष्य के लिए आप मेहनत करिए, क्योंकि पाना आपको है तो मेहनत भी आप ही को करना है। ठीक है ना, आपके लिए दूसरा कोई मेहनत नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर में बोलता है, कितना देर का हो गया वीडियो, 46 हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। एक वीडियो अपने ख़राब हो गया था, मैंने 1 घंटे से प्लस का बना दिया था उसको रात में, और वो ख़राब हो गया, बहुत ख़राब लगा। 4 GB से ज़्यादा का हो गया था वो। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। A cos अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा दिया हुआ है, और ये बोल रहा है अपने को देन A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये बोल रहा है कि I है। क्या बोल रहा है, I। हाँ, उसके बाद क्या बोला, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, क्या हो सकता है इसका वैल्यू। A में दिया हुआ है क्या, π/6, B में दिया हुआ है π/3, C में दिया हुआ है 2π/3, यही दिया है ना, नहीं C में दिया हुआ है आपको पाई, और D में दिया हुआ है आपको 3π/2, 3π/2। कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे सर क्या दिया हुआ है, हमको एक मैट्रिक्स इसने दिया, ये वाला मैट्रिक्स दिया, और हमसे क्या बोला, A प्लस A ट्रांसपोज। तो पहली बात सर हमको A ट्रांसपोज निकालना है। हमको दिया है इसने, A दिया है cos अल्फ़ा, फिर क्या दिया, माइनस का ये साइन अल्फ़ा, फिर दिया यहाँ पे cos अल्फ़ा, और ये दिया इसने साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या करता है भाई, ए ट्रांसपोज। तो देख भाई, ए ट्रांसपोज के लिए हमने आपको क्या सिखाया, ए ट्रांसपोज के लिए हमने बोला था कि आपको रो को कॉलम बना देना है। रो को कॉलम मतलब R1 में जो है ना R1, और यहाँ पे जो R2 है, तो R1 को बना दीजिए आप C1, R2 को बना दीजिए C2। तो ये वाला R1 में जो लिखा हुआ है उसको बना दीजिए कॉलम 1 में, तो cos अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, R1 को देखो C1 बना दिए, फिर क्या करो, R2 को C2 बना दो, तो ये हो जाएगा R2 को C2, तो cos अल्फ़ा, और ये cos अल्फ़ा, और ये C2 में आ जाएगा तो ये साइन अल्फ़ा। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो। इसने क्या बोला है, A प्लस A ट्रांसपोज, इसका वैल्यू बोला है कि I बोला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। तो देखो A प्लस A ट्रांसपोज करो। अच्छा एक चीज़ और, A ट्रांसपोज बराबर, सुनो, A प्लस A ट्रांसपोज बराबर I बोला है, इसका मतलब इस I का वही ऑर्डर होगा जो A का ऑर्डर होगा। तो सर A का ऑर्डर कितना है, 2x2 का, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2x2 का। इसका मतलब I का भी ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का है। इसका मतलब जो I जो आने वाला वो सेकंड ऑर्डर का। यहाँ लिखते हैं, देखो तो A प्लस A ट्रांसपोज बराबर I2। इसका मतलब A का वैल्यू लिखो, A क्या है, cos अल्फ़ा, यहाँ पे मिट गया थोड़ा, ठीक है, cos अल्फ़ा और माइनस में साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस ना, कितना गलती, साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे cos अल्फ़ा। चलो प्लस, इसमें जोड़ डालो, जोड़ो इसको। A ट्रांसपोज क्या निकाले हम, ये वाला निकाले। A ट्रांसपोज का वैल्यू है cos अल्फ़ा, माइनस में है साइन अल्फ़ा, यहाँ पे cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। बढ़िया,
और ठीक बराबर कितना हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं हुआ ना, एक सेकेंड, ओके 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 गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा, ठीक है, तो ये भी बदल जाएगा, मैं इसको बदल देता हूँ, सॉरी गलती थोड़ा सा लिख दिया। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा था, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा था, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज बोलेंगे तो हमने बोला R1 का बना दीजिए C1, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और ये माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। साइन अल्फ़ा ये वाला देखो R1 R2 को बना दे C2 तो हो जाएगा, यहाँ से इसको बदल दीजिए बस, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और यहाँ भी साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा, इसको बदल देते हैं, देखो हो जाएगा कोई बात नहीं, सुधार देते हैं हम। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कॉस अल्फ़ा और माइनस में साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, और ये दिया I2 बोले तो 1001, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, अगर तुम जोड़ोगे ना भाई तो कॉस अल्फ़ा ये वाला कॉस अल्फ़ा दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, जोड़ो ना, जोड़ देते हैं एक बार और एक बार ये दोनों को जोड़े तो 2 बार कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा ये जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी साइन अल्फ़ा प्लस में, यहाँ भी साइन अल्फ़ा माइनस में, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ तो ये भी हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा और ये बराबर है I2 बोले तो 1001। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, इसका मतलब सर 2 कॉस अल्फ़ा जो है ना ये बराबर है 1 के, इसका मतलब सर कॉस अल्फ़ा जो है ये बराबर है 1/2 के, तो हमने बोला हाँ। अब कह रहे कॉस 1/2 मतलब सर कॉस में कितने एंगल का वैल्यू होता है 1/2, तो कह रहे सर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसीलिए कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो इस 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कॉस अल्फ़ा, इसको बोल सकते हैं कॉस 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3, हाँ पाई का मतलब 180, 180/3 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब π/3। तो सर दोनों तरफ कॉस है तो इसका एंगल ये दोनों बराबर कब होगा, जब अल्फ़ा बराबर π/3 हो जाएगा, जब दोनों का एंगल, सुनो ना हम ये बोलते हैं कि दोनों कॉस कॉस कह रहे हैं कि ये बराबर है, तो ये बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का एंगल भी सेम हो जाए, इसका मतलब अल्फ़ा बराबर कितना आ गया π/3, अल्फ़ा का मान कितना आया π/3, तो π/3 देखो कहीं पे है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी, तो π/3 हो गया। चलिए तो ये वाला वीडियो आप पूरा कंप्लीट लिखिए और इसको पढ़िए और साथ साथ लिखते भी जाना है, ठीक ना, कॉपी में आप लिखते जाइए, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत आगे करेंगे, आज 6 ही क्वेश्चन हो गया, बाकी में मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाए। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बाय।